हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स बाय अंजलि शर्मा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी। तो देखिए, हमें पता है कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रेडियली रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनका नेचर जो है बहुत ही रिएक्टिव है। इन केस ऑफ हेलो एल्केन C-X कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है उसे क्लीव करना इजी रहता है, जबकि जो हेलो एरीन्स है वो हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। और आज का हमारा मेन टॉपिक यही है दैट व्हाई आर हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हेलो एरीन्स है आखिर वो हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव क्यों है। तो इस चीज के लिए हमारे पास 3 रीजंस हैं बेसिकली। एक तो रीजन है यहां पर कॉन्जुगेशन, एंड सेकेंड इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज polarity of C-X बॉन्ड कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कैसी है। तो 3 मेन रीजंस हैं जिन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन में आप ये चीज याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हेलो एरीन है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन की। If I have this, अब ये जो हैलोजन एटम है क्लोरीन, जो एक हैलोजन एटम है, इसके पास अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसने एक बॉन्ड बनाई हुई है और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हैलोजन के हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दीज आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो हैलोजन है इसका ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैलोजन in haloarenes are in conjugation with pi electrons of the ring। मतलब देखिए क्या है, अभी देखिए ये जो यहाँ पर इस हैलोजन के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, जबकि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस रिंग में, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये चीज देखिए। अभी आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन जिसके पास पहले 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एक पेयर यहां चला गया तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास? 2 ओनली। अब यहां पे क्या है, इस क्लोरीन का इस रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस पॉइंट पर जा चुके हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां आए हैं तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि जो Cl के इलेक्ट्रॉन थे वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गए तो Cl पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अलावा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अभी अपनी जगह पर है ऐसे ही। अब यही जो चीज है आगे बढ़ती जाएगी। अभी क्या होगा इस स्टेप में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर आ जाएंगे, जबकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट होंगे। तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। क्या होगा इसमें,
ये देखिए जो Cl है बॉन्डेड विद अ डबल बॉन्ड विद द कार्बन, ये एज सच है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक और बॉन्ड। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गए हैं तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है, इट विल रिमेन एज सच। और इसी तरह से फिर होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये जो ऐसा ही बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये आप अपनी क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये बॉन्ड जो है एज सच, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गए तो यहाँ बॉन्ड शो करेंगे और ये चले गए इस पॉइंट पर तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ आ गए हैं शो करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ, और इसी तरह से ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन वाले हैलोजन वाले यहाँ शिफ्ट हुए थे ये चले जाएंगे वापस। मतलब ये घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, ये टिक्कर वो नहीं है जो घर बैठ जाए बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तब देखिए ये और ये बॉन्ड इसी तरह से है जैसे पहले थी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये रही एक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन वापस चले गए तो अगेन अ सिंगल बॉन्ड Cl और वापस से इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए क्या बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूमते जा रहे हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स यहाँ Cl जो कि हैलोजन है और ये पॉइंट जहाँ पर ये कार्बन है इनमें क्या है, डबल बॉन्ड। इसलिए ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। मतलब देखिए एक बॉन्ड तो सभी में है, एक बॉन्ड देखिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो सभी में इंटैक्ट है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड का तो कुछ नहीं है। लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर उधर घूम रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डबल बॉन्ड है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब डबल बॉन्ड नहीं है फिर है फिर है फिर है और फिर नहीं है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे रहती है। तो डबल बॉन्ड परमानेंट तो नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। क्या कह रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की पार्शियल सी डबल बॉन्ड तो रहेगी ही, किसमें, इस कार्बन और यहाँ के हैलोजन में। तो ये चीज है हमारे पास यहाँ इस केस में, क्योंकि अब देखिए ये जो हमारे पास हेलो एरीन्स हैं, हेलो एरीन्स के केस में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन जब हम हेलोएल्केन्स की बात करते हैं, इफ आई से हेलोएल्केन क्या होगा, एक सिंपल सा एल्काइल ग्रुप, कार्बन मान लो कार्बन विद 3 हाइड्रोजन इज देयर, उसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है, कोई भी हैलोजन, जैसे यहाँ Cl है यहाँ भी Cl मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये फर्क है। अगर एक में सिंगल बॉन्ड है एक में पार्शियल डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का भी फर्क रहेगा। जो हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड है इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 169 पिकोमीटर्स, जबकि जब हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन और क्लोरीन की ही बात कर रहे हैं, जब इनमें सिंगल बॉन्ड है उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर्स।
और अब हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्योंकि देखिए बॉन्ड लंबी है, ब्रेक हो जाएगी आसानी से। सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड है, लेंदी है थोड़ी, तो इसलिए ब्रेक करना इजी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लॉन्ग सिंगल थ्रेड हो, टेंशन देंगे दोनों साइड से, खिंचाव देंगे और वो टूट जाएगा। लेकिन अगर इसी थ्रेड को हमने डबल कर दिया, थ्रेड है अगर हमारे पास सिंगल है, लेंथी थ्रेड है, अगर हम उसे खींचेंगे दोनों साइड से तो जो थ्रेड है वो टूट जाएगा। उसी थ्रेड को अगर हम डबल कर दें, मतलब पहले इतनी लेंथ है, जब हम उसी थ्रेड को डबल कर देंगे तो लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। शॉर्टर जब हो गई, अब इस टाइम पे जब हम उस थ्रेड को खींचकर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो थ्रेड भी जो है वो आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो थ्रेड है हमने उसे डबल कर दिया, दूसरा उसकी लेंथ जो है वो पहले से कम हो गई, तो इसलिए उसे तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। ऐसा ही कुछ है, समझने के लिए आपको बता रही हूँ, ऐसा ही कुछ है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास कार्बन और क्लोरीन की सिंगल बॉन्ड है, लेंथ ही है, खिंचाव देंगे या फिर किसी भी तरीके से जब हम एनर्जी देंगे, बेसिकली जब हम एनर्जी देंगे यहाँ पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब इनमें आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ कम हो गई, 169 पिकोमीटर्स इज देयर, पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इस केस में कार्बन और क्लोरीन, इसमें से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कार्बन और हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो इसलिए ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाता। तो ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों के स्ट्रक्चर्स ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक साइड पे हम बात करते हैं हेलो एरीन की, दिस इज क्लोरो बेंजीन विच इज अ हेलो एरीन, और हेलो एल्केन कह लीजिए, चलिए सिंपली CH3Cl की बात करते हैं, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, और यू में से क्लोरो मीथेन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो कार्बन है, कार्बन इन केस ऑफ हेलो एरीन, ये जो हेलो एरीन वाला कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये जो हेलो एल्केन का कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल्स हैं। देयर इज वन s ऑर्बिटल and there are two p orbitals। टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो गई 3, एक s और दो p, हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो गई 3। मतलब यहाँ पे अगर हम इनके करेक्टर की बात करें 100% हमारे पास टोटल में रहता है, राइट, जिसमें से एक हिस्सा s का है, दो हिस्से p के हैं। मतलब जो हमारे पास s करेक्टर है यहाँ पर जो हमारे पास s करेक्टर है दैट्स अबाउट 33.33%। 3 है ना, हमें 100 को 3 में डिवाइड करना है, ठीक है, टोटल 100% होती है, उसे हमें 3 में डिवाइड करना है, तो s के हिस्से में कितना आया 33.33%। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन की इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स के केस में हमारे पास
there is one s orbital and there are 3 p orbitals. तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? एक s की ऑर्बिटल है, 3 p की ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? 4. इस तरह से जो हमारे पास s करैक्टर बनता है, s करैक्टर कितना बन गया? 100% है, 4 में डिवाइड करना है, तो s करैक्टर कितना आता है हमारे पास? 25% ओनली, राइट? तो अब यहाँ पे इस चीज को कंपेयर कीजिए कि इन केस ऑफ sp2 s करैक्टर कितना है? 33.33%, जबकि sp3 में ये s करैक्टर कितना है? ओनली 25%. और हमें पता है, आपने क्लास 11 में अगेन पढ़ा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, p वाले उससे दूर, d वाले उससे दूर और f वाले उससे दूर. तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? s इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब वो तो बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. और हमारे पास s करैक्टर किसमें ज्यादा है? इन केस ऑफ sp2. अगर sp2 में s करैक्टर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस की तरफ टाइटली हेल्ड हैं और उन्हें रिमूव करना क्या हो जाएगा फिर? मुश्किल. ये भी एक और रीजन है कि क्यों जो हमारे पास हेलोएल्केन्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि हेलोएरीन्स कम रिएक्टिव हैं. हेलोएल्केन्स में s करैक्टर जो है कंपैरेटिवली कम है. क्योंकि s करैक्टर कंपैरेटिवली कम है, इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ इन कंपैरिजन टू हेलोएरीन्स कम अट्रैक्टेड रहते हैं और उन्हें रिमूव करना भी इजी है. This is another reason for lower reactivity of haloarenes than haloalkanes. पहले ये सभी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट कर लीजिए. इन्हीं के बेसिस पे हम जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द पोलैरिटी ऑफ C-X बॉन्ड, कि क्या कारण है C-X की पोलैरिटी किस तरह से अफेक्ट करती है हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को. अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ C-X बॉन्ड, ये किस तरह से अपना इफेक्ट दिखाती है. अब देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया है कि ये जो कार्बन है इन केस ऑफ हेलोएरीन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हेलोएल्केन्स में इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3. अब क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण s करैक्टर ज्यादा है, तो मतलब ये जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसका s करैक्टर ज्यादा है. इसी तरह से क्योंकि इसका s करैक्टर कम है तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम है. इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन. तो मतलब हमारे पास यहाँ पे चीज क्या है कि अगर ये जो हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन का रिएक्टिविटी, हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर वो कहीं इस लेवल पे है तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी इस लेवल पे है. तो देखिए हैलोजन और कार्बन, कार्बन इन केस ऑफ हेलोएल्केन, इनकी रिएक्टिविटी में क्या है? गैप है. अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप है मतलब जो नेचर है, नेचर ऑफ द बॉन्ड वो क्या रहेगा? पोलर. और बॉन्ड जितनी ज्यादा पोलर होगी उसे ब्रेक करना भी उतना आसान रहेगा. अब यही चीज हम कंपेयर करेंगे इन केस ऑफ हेलोएरीन. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है हेलोएरीन वाला, ये हेलोएल्केन वाले कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है. हैलोजन तो वही है, इसकी रिएक्टिविटी उतनी है, यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, तो हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है रिमेन कांस्टेंट. अगर हेलोएल्केन के कार्बन की रिएक्टिविटी कहीं यहाँ पर है, क्योंकि हेलोएरीन वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी रिएक्टिविटी का जो लेवल है थोड़ा अप रहेगा.
अब क्योंकि हेलोएरीन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेवल थोड़ा अप है, तो इसलिए अब आप खुद ही देखिए कि हैलोजन और हेलोएरीन वाला जो कार्बन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप है उसके कंपैरिजन में ये गैप तो कम है। अगर ये गैप कम है तो हेलोएरीन में कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी भी कम होगी। तो ये पॉइंट है यहां पर, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से ये जो C-Cl या कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, दिस इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर। और अगर ये ज्यादा पोलर है, सो इट इज इजी टू क्लीव और ब्रेक। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम हेलोएरीन की बात करते हैं, इस केस में कार्बन और Cl या कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है, इट इज कंपैरेटिवली लेस पोलर। इसके कंपैरिजन में ये कम पोलर है। अगर पोलैरिटी कम है, सो इट इज डिफिकल्ट टू लीव द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ना भी क्या होगा, मुश्किल, क्योंकि बॉन्ड को ही तोड़ना मुश्किल है यहाँ पर इन केस ऑफ हेलोएरीन्स। तो रिएक्शंस तो डेफिनेटली इससे स्लोअर रहेंगे, कम रिएक्टिव रहेंगे। और यही रीजंस हैं हमारे पास कि क्यों हेलोएरीन्स जो हैं वो कम रिएक्टिव रहते हैं हेलोएल्केन से। सो एक बार सम अप कर लेते हैं। पहला रीजन था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। किस में, हेलोएरीन्स में, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। फिर आया डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हेलोएरीन बोला मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp2, हेलोएल्केन बोला मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस वजह से इसमें s करेक्टर बढ़ गया, उसमें s करेक्टर कम हो गया। इस कारण से बॉन्ड इसमें तोड़ना मुश्किल, उसमें तोड़ना इजी, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। और इसी कारण से नया रीजन आया, क्या, पोलैरिटी ऑफ C-X बॉन्ड। क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसलिए जो इनमें जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कम। कम पोलैरिटी मतलब बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल, उसमें ज्यादा पोलैरिटी, बॉन्ड को तोड़ना इजी, मतलब रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होगा। तो ये है हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स कि क्यों हेलोएरीन्स हेलोएल्केन से कम रिएक्टिव हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अब आप कहोगे मैम ये क्या कह रहे हो, सही है, मुश्किल है रिएक्शन करवाना, है इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगेन मैं आपको बोलती हूँ ना, केमिस्ट्री कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। अगेन एक नई चीज़ सिखाई, मुश्किल है बॉन्ड तोड़ना, नामुमकिन नहीं। It is hard to cleave the bond between carbon and halogen in case of haloarenes, but not impossible. तो यही चीज़ है, लाइफ में भी यही अप्रोच रखिए। कोई काम मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में, डेफिनेटली कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस ही लगानी पड़ेंगी, कंडीशंस को थोड़ा हार्श करेंगे, बढ़ाएंगे कुछ कंडीशंस इनके लिए, सो दैट कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके। तो ज़रूर देखिए हमारी अगली वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स।